Good morning, all of you. बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन, पेपर फर्स्ट, बिजनेस लॉ, व्यापारिक संनियम। आज अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं अपन। स्वतंत्र सहमति, प्री कंसेंट। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अनुसार वैध अनुबंध के लिए यह भी नितांत अनिवार्य है कि अनुबंध के पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र हो। इसमें तथा आगे के अध्याय में स्वतंत्र सहमति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों का अध्ययन अपन करेंगे। देखिए, दो शब्द हैं, स्वतंत्र और सहमति। दोनों को मिलाकर बना है स्वतंत्र सहमति। तो पहले अपन केवल सहमति शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 13 के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत हो जाते हैं तो उसे सहमति कहा जाता है। अतः धारा 13 को अगर अपन और स्पष्ट करें तो अपन ये कह सकते हैं, सहमति तब हुई मानी जाती है जबकि निम्नांकित दो बातें पूरी होती हो। नंबर 1, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक ही बात, सेम थिंग, पर सहमत होते हैं, तथा सेकंड, जब वे उस बात पर समान भाव या विचार रखते हुए सहमत होते हैं। इस प्रकार सहमति हुई तभी मानी जाती है जबकि सभी पक्षकार ठहराव के तथ्यों के संबंध में समान भाव से सहमत हैं। सहमति का अर्थ स्पष्ट होने के बाद अपन स्पष्ट करते हैं स्वतंत्र सहमति से आशय। मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट। स्वतंत्र सहमति वह सहमति है जो पक्षकारों ने अपनी स्वेच्छा से दी हो, उन पर शारीरिक, मानसिक अथवा अन्य किसी प्रकार का दबाव डालकर या उन्हें धोखा देकर सहमति प्राप्त नहीं की गई हो। यदि सहमति स्वतंत्र नहीं है तो ऐसी सहमति एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार पर लादी या थोपी हुई मानी जाती है। ऐसी सहमति न किसी भूल या गलती के कारण ही दी जाती है। अधिनियम की धारा 14 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सहमति तब स्वतंत्र मानी जाती है जबकि वर्णित 5 तत्वों अथवा उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन तथा गलती में से किसी भी तत्व से प्रभावित होती है। इनमें से प्रथम 4 तत्व जैसे उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट या मिथ्या वर्णन के आधार पर हुआ अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है, जबकि तथ्य संबंधी गलती के आधार पर हुआ अनुबंध पूर्णतया व्यर्थ होता है। धारा 20 एवं 21। अधिनियम की धारा 14 के अनुसार स्वतंत्र सहमति तब कही जाती है जबकि सहमति इन बातों से प्रभावित नहीं हो। नंबर 1, उत्पीड़न, धारा 15, अथवा नंबर 2, अनुचित प्रभाव, धारा 16, अथवा 3, कपट, धारा 17, अथवा 4, मिथ्या वर्णन, धारा 18, अथवा 5, गलती, धारा 20, 21 तथा 22। दोबारा सुन लीजिए इसको। उत्पीड़न, धारा 15, अथवा अनुचित प्रभाव, धारा 16, कपट, धारा 17, मिथ्या वर्णन, धारा 18, गलती, धारा
20, 21 एवं 22। दूसरे शब्दों में आप दोबारा सुन लीजिए इसको। यदि कोई व्यक्ति उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन या गलती से प्रभावित होकर अपनी सहमति देता है तो उसे स्वतंत्र सहमति नहीं कहा जाता है। इसके विपरीत अपन कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन एवं गलती से प्रभावित हुए बिना अपनी सहमति देता है तो वो स्वतंत्र सहमति मानी जाती है। अब अपन आगे अध्ययन करेंगे प्रत्येक तत्व को। धारा 14 के अंतर्गत जो बात कही है, पहला तत्व है उत्पीड़न। किसे कहते हैं? सामान्य शब्दों में उत्पीड़न से तात्पर्य अनुबंध करने के उद्देश्य से किसी दूसरे पक्षकार या उसकी संपत्ति के विरुद्ध बल प्रयोग करना या करने की धमकी देना है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 15 में उत्पीड़न की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। किसी व्यक्ति के साथ ठहराव करने के उद्देश्य से कोई ऐसा कार्य करना अथवा करने की धमकी देना जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है अथवा किसी व्यक्ति के हितों के विपरीत उसकी संपत्ति को अवैधानिक रूप से रोकना अथवा रोकने की धमकी देना उत्पीड़न है। धारा 15 में उत्पीड़न का अर्थ स्पष्ट किया है और इसका और आगे अपन विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि उत्पीड़न से तात्पर्य निम्नांकित कार्यों को करने या धमकियां देने से है। नंबर फर्स्ट, भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित किसी कार्य को करना या करने की धमकी देना, अथवा सेकंड, किसी भी संपत्ति को अवैध रीति से रोकना या रोकने की धमकी देना तथा ऐसे कार्य या धमकी का उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति को ठहराव करने हेतु बाध्य करना होता है। इस परिभाषा को अपन स्पष्ट कर लेने के बाद अगला हेडिंग अपना होता है उत्पीड़न के आवश्यक तत्व। उत्पीड़न की परिभाषा का अध्ययन करने के बाद हम उत्पीड़न के कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसमें सबसे पहला तत्व है भारतीय दंड विधान में वर्जित कार्य को करना। उत्पीड़न किया गया तब माना जाता है जबकि ठहराव करने के उद्देश्य से ठहराव का कोई एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार के साथ कोई ऐसा कार्य करता है जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है। किसी व्यक्ति को मारना, पीटना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाना आदि आदि अनेक कार्य भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है। जैसे उदाहरण के रूप में अपन बात करें तो ए बी के साथ मारपीट कर उसकी 50,000 रुपये की मोटरसाइकिल 5,000 रुपये में खरीद कर विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लेता है तो यह भारतीय दंड विधान में वर्जित कार्य माना जाता है, अर्थात उत्पीड़न करके सहमति प्राप्त की हुई मानी जाती है। दूसरा तत्व उत्पीड़न का, भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित किसी कार्य को करने की धमकी देना। यदि कोई व्यक्ति भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित किसी कार्य को नहीं करता है बल्कि केवल उस कार्य को करने की धमकी देता है तो भी उत्पीड़न माना जाता है। ऐसी धमकी देकर किया गया अनुबंध भी पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय माना जाता है। अब इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आत्महत्या की धमकी।
प्रायः यह भ्रम का विषय हो जाता है कि क्या आत्महत्या की धमकी उत्पीड़न है अथवा नहीं। इसका कारण यह है कि आत्महत्या की धमकी को भारतीय दंड विधान द्वारा अपराध नहीं माना जाता है, बल्कि आत्महत्या के प्रयास को अपराध माना जाता है। तीसरा तत्व, अवैध रूप से किसी संपत्ति को रोकना। अवैध रूप से किसी संपत्ति को रोकना तीसरा पॉइंट है। यदि सहमति किसी संपत्ति को अवैध रूप से रोककर प्राप्त की जाती है तो भी स्वतंत्र सहमति नहीं कही जाएगी। उदाहरण के रूप में एजेंट ए अपने प्रधान बी को कहता है कि वह उसकी लेखा पुस्तकें तथा एजेंसी संबंधी अन्य प्रलेख तब तक नहीं लौटाएगा जब तक वह उसे अब तक के एजेंसी कार्यों के दायित्व से मुक्त करने का मुक्ति विलेख नहीं लिख देता है। यहाँ एजेंट प्रधान की संपत्ति को रोककर उससे ठहराव कर रहा है, अतः इस ठहराव को उत्पीड़न से प्रभावित माना जाएगा। उत्पीड़न का चौथा तत्व है संपत्ति को अवैध रूप से रोकने की धमकी देना। यदि सहमति किसी संपत्ति को अवैध रूप से रोकने की धमकी देकर प्राप्त की जाती है तो भी वह स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती है। पांचवा तत्व उत्पीड़न का, ऐसा कार्य करने या धमकी देने का उद्देश्य दूसरे पक्षकार को ठहराव के लिए बाध्य करना होना चाहिए। यदि कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार के साथ दंड विधान द्वारा वर्जित कोई ऐसा कार्य करता है या करने की धमकी देता है जिसका उद्देश्य दूसरे पक्षकार को ठहराव करने के लिए बाध्य करना नहीं है तो उसे उत्पीड़न नहीं माना जा सकता है। ऐसे कार्य अथवा धमकी को उत्पीड़न तभी माना जाएगा जबकि उसका उद्देश्य दूसरे पक्षकार को ठहराव करने के लिए बाध्य करना होता है। जैसे उदाहरण के रूप में ए बी को अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसे पीटने अथवा उसके मकान को जला देने की धमकी देता है। यह उत्पीड़न नहीं है, यद्यपि अपराध अवश्य है, क्योंकि ऐसा करना भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है, किंतु यह उत्पीड़न इसलिए नहीं है कि उसका उद्देश्य ठहराव करना नहीं है। छठा तत्व, उत्पीड़न स्वयं पक्षकार द्वारा अथवा किसी अन्य पक्षकार द्वारा किया जा सकता है। उत्पीड़न का प्रयोग स्वयं अनुबंध का पक्षकार दूसरे पक्षकार के विरुद्ध कर सकता है। इसी प्रकार अनुबंध के एक पक्षकार के एजेंट द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध भी उत्पीड़न का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में अपन बता सकते हैं, ए सी से अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर कराने के लिए अपने साथी बी को उसकी पिटाई करने के लिए कहता है। दोबारा सुन लीजिए, ए सी से अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर कराने के लिए अपने साथी बी को उसकी पिटाई करने के लिए कहता है और वह सी की पिटाई करके अनुबंध कर पत्र पर हस्ताक्षर प्राप्त कर लेता है। यहाँ ए की ओर से उत्पीड़न बी द्वारा किया गया है, इसे भी उत्पीड़न ही माना जाएगा। सातवां तत्व है उत्पीड़न का प्रयोग स्वयं पक्षकार के विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी किया जा सकता है। उत्पीड़न का प्रयोग अनुबंध के पक्षकार के विरुद्ध किया जा सकता है अथवा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी किया जा सकता है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि उत्पीड़न अनुबंध के पक्षकार के विरुद्ध ही किया जाए, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी उत्पीड़न का प्रयोग किया जा सकता है।
किंतु किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध उत्पीड़न का प्रयोग किया गया तभी माना जाएगा जबकि उसका संबंध अनुबंध करने से रहा हो। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बता सकता हूँ, ए बी के लड़के का अपहरण करके कहता है कि यदि वह अपना मकान 10,000 रुपये में बेचने के लिए अनुबंध नहीं करेगा तो वह उसे मार डालेगा। यहाँ पर उत्पीड़न का प्रयोग किसी अन्य पक्षकार के विरुद्ध, पुत्र के विरुद्ध किया गया है, फिर भी मकान खरीदने का अनुबंध उत्पीड़न के आधार पर ही माना जाएगा। इस संबंध में यह बात महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए आप, इस संबंध में यह बात महत्वपूर्ण है कि यदि उत्पीड़न का प्रयोग किसी ऐसे पक्षकार के विरुद्ध किया गया हो जो न तो अनुबंध के किसी पक्षकार का संबंधी है और न उसे जानता है, तो भी वह अनुबंध को उत्पीड़न से प्रभावित हुआ माना जा सकेगा। उत्पीड़न का 8वां तत्व है उत्पीड़न का स्थान। उत्पीड़न का प्रयोग अनुबंध करने के उद्देश्य से किसी भी स्थान पर क्यों न किया जाए, उत्पीड़न ही माना जाएगा। अधिनियम में इस बात के संबंध में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह महत्वहीन है कि जिस स्थान पर उत्पीड़न का प्रयोग किया गया है वहाँ पर भारतीय दंड विधान लागू होता है अथवा नहीं। अतः किसी भी स्थान पर उत्पीड़न के अंतर्गत आने वाले कार्यों को करने पर उत्पीड़न ही माना जाएगा। 9वां तत्व है 9th, कुछ धमकियां उत्पीड़न नहीं होती हैं। देखिए, अपन यहाँ पे कुछ एक उदाहरण ऐसे स्पष्ट कर रहे हैं जिनके स्पष्टीकरण से यह माना जाता है कि कुछ धमकियां उत्पीड़न नहीं मानी जाती हैं। नंबर फर्स्ट, वाद प्रस्तुत करने की धमकी, यानी जो 9वां तत्व है उसका फर्स्ट पॉइंट हुआ वाद प्रस्तुत करने की धमकी। वाद प्रस्तुत करने की धमकी को उत्पीड़न नहीं माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने वैधानिक अधिकारों के अंतर्गत किसी दूसरे व्यक्ति पर वाद प्रस्तुत करने की धमकी देता है तो यह उत्पीड़न नहीं कहलाएगा। उदाहरण देता हूं मैं इसका। ए ने बी को 5,000 रुपये 2 माह के लिए उधार दिए। 2 माह बीत जाने के बाद वह बी को यह धमकी देता है कि यदि उसने 15 दिन के अंदर ऋण का भुगतान नहीं किया तो उसके विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत करेगा। यह धमकी वैध है, इस धमकी को उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। 9th का सेकंड पॉइंट, कानूनी बाध्यता। यदि किसी कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को अनुबंध करने के लिए बाध्य किया जाता है तो ऐसी बाध्यता वैध मानी जाएगी। कर्मचारी द्वारा धमकी। थर्ड, कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगें मनवाने के लिए अनेक प्रकार की धमकियां दी जाती हैं। चूंकि ये धमकियां भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित नहीं है और न ही इसमें किसी व्यक्ति की संपत्ति को ही रोका जाता है अथवा रोकने की धमकी दी जाती है, इसलिए ये धमकियां उत्पीड़न नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि इन धमकियों का उद्देश्य नियोक्ता से अपनी सेवा की अधिक अच्छी शर्तों का अनुबंध करना होता है, फिर भी उत्पीड़न नहीं है। 9वें तत्व का 4th पॉइंट हुआ बंधक के अंतर्गत संपत्ति को रोकना। यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को बंधक रखता है और बंधक ग्रहीता बंधककर्ता की संपत्ति को रोकता है और यह कहता है कि जब तक भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक उस संपत्ति को रोक कर रखेगा, तो इसे उत्पीड़न नहीं कहा जाएगा। तो ये 9 तत्व हो गए। 9वें तत्व के 4 सब पॉइंट अपन ने उत्पीड़न के स्पष्ट किए। अब इस उत्पीड़न में ही एक अगला पॉइंट हेडिंग आता है, उत्पीड़न सिद्ध करने का भार।
जब कोई पक्षकार अनुबंध को उत्पीड़न के आधार पर व्यर्थ घोषित करना चाहता है तो उसे स्वयं को ही सिद्ध करना पड़ेगा कि उसके विरुद्ध उत्पीड़न का प्रयोग किया गया था। ऐसे पीड़ित पक्षकार को वे सभी प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ेंगे जिनमें यह सिद्ध हो सके कि वास्तव में उसके विरुद्ध उत्पीड़न का प्रयोग किया गया था। तो ये हुआ स्वतंत्र सहमति का फर्स्ट पॉइंट, उत्पीड़न। इसके बाद अगले वीडियो में सेकंड पॉइंट का अध्ययन करेंगे, अनुचित प्रभाव। धन्यवाद।